गाइस, हमने अपने लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट ऑब्जर्व किया है जब हम किसी काम को करते हैं, उस काम को घंटों करते हैं, 2 घंटे करते हैं, लेकिन काम के ख़त्म होने के बाद हमें कभी फील नहीं होता कि ये हमने काम इतनी देर से कर रहे थे। हमें ऐसा लगता था कि कुछ ही देर पहले तो शुरू किया था अभी ये काम। और इसके अपोजिट भी होता है, कभी कभी बहुत छोटा काम होता है, 10 मिनट का काम होता है, 15 मिनट का काम होता है, और जब उसको हम करने को जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इस काम ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, पिछले हम 1 घंटे से काम कर रहे हैं, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, और बार बार हमारा फोकस लूज होता है। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है कि हम अपने काम में कितने डीपली इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं इसी के बारे में। हे गाइस, आप सुन रहे हैं रीजनल चिड़िया, एक ऐसा शो जिसमें हम बात करते हैं पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, डेली लाइफ, फिटनेस और भी छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में। आप रीजनल चिड़िया के सारे एपिसोड rationalchidiya.com पर जाके सुन सकते हैं, यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सावन, गाना, अदर पॉडकास्टिंग ऐप्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। गाइस, कभी कभी आपने फील किया है कि जब हम किसी किताब को पढ़ने बैठते हैं, किसी बुक को पढ़ने बैठते हैं, तो किताब पढ़ते ही ऐसा जादू होने लगता है कि जैसे स्लीपिंग पिल हमने खा ली, धीमे 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 नींद आने लगती है और हम लुढ़कते 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 बेड पे जाके सो जाते हैं। और कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम बहुत घंटों तक एंजॉय करना पसंद करते हैं। जैसे हमारे फेवरेट कोई हॉबी हो, किसी को वायलिन बजाना पसंद है, उसको करते करते उसको टाइम का पता नहीं चलता। किसी को गेम्स खेलने पसंद है, तो कुछ काम ऐसे होते हैं वो हमें पता ही नहीं चलते कब खत्म हो गए। अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आप कभी किसी के घर जाते हैं, उनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। क्या कभी आपने उन छोटे बच्चों के खिलौने से, टॉयज से खेलने की कोशिश की है? या जो हमारे बहुत बचपन में जो गेम्स खेलते थे, क्या हम अभी भी उन गेम्स को खेलते हैं? एक बार कभी कोशिश करना गेम्स खेलने की। आपको थोड़ी देर खेलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कितना बोरिंग गेम है, कैसे हम बचपन में इन गेम्स को खेल लेते, कुछ है ही नहीं इनमें। और एक इसका अपोजिट एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि कोई आप 10th क्लास में, 12th क्लास में, और आपको जाके बोला जाए कि आपको इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी तुम 10th क्लास में पास हो गए। या ऐसा अनाउंसमेंट आता कि सिलेबस अपग्रेड हो गया है, ये नई नई चीज़ें आ गई हैं सडनली और आपको वो करना है, तो आपको एक वो डर लगेगा, एक एंजाइटी होगी। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड फील्ड में नहीं, अगर आप किसी जॉब में हैं, अगर आपका बॉस आके एक सडनली नया प्रोजेक्ट आपको ला के दे देता है, एक ऐसा ला के दे देता है कि जिसके बारे में आपको हवा नहीं, कुछ भी नहीं पता, और आपको वो बोल देता है ये आपको 1 महीने के अंदर करके देना है, तो आपके हाथ पाँव फूलने लगते हैं, आपको दिन में सितारे दिखने लगते हैं। तो दोनों केसेस में, पहले वाला केस में जब हम अपने एबिलिटी के नीचे जाके काम करते हैं तब हमारा फोकस नहीं हो पाता, हमें बोरिंग टाइप का लगने लगता है। जब ऊपर वाले, अपने औकात से ऊपर वाली चीज़ों को काम करते हैं तो हमें एक तरीके का डर लगने लगता है, एक तरीके की एंजाइटी होने लगती है। अब आप कह रहे हो कि मैं कैसे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ अजीब अजीब से, और आप कह रहे हो कि यार तुम मुझे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे के बताओ जो बिल्कुल प्रैक्टिस में हो, जिससे मुझे कुछ कंक्लूजन मिले। तो इसके लिए मैं आपको एक पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत साल पहले मेरे फादर को कैंसर डायग्नोस हुआ, और उनको कैंसर था यूरिनरी ब्लैडर में, दैट वाज अ लास्ट स्टेज कैंसर। और जिस जगह पे उस टाइम पे हम रहते थे, उस जगह पे कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था। डॉक्टर ने कैंसर को हटा के हमको बोला कि आपको अब है ना इसकी कीमोथेरेपी करवानी है, जो कि एक स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल में होगी। तो जो मल्टी स्पेशलिटी वाला जो हॉस्पिटल था वो हमारे घर से लगभग 400-500 किलोमीटर दूर था, और उसके लिए हमें एक ओवरनाइट जर्नी ट्रेन की करनी पड़ती थी। और उसमें ऐसा था कि मैं और मेरी मदर, फादर, तीनों लोग एक दिन पहले जाते थे, वहाँ पे जाके कहीं पे रुकते थे, और फिर वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में जाके हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लगवाते थे। उनके टेस्ट होते थे कीमोथेरेपी के पहले, फिर उसके बाद कीमोथेरेपी होती थी, फिर एक दिन और रुकना पड़ता था उस जो कीमोथेरेपी हुई है उसका ऑब्जर्वेशन देखने के लिए कि जो मेडिसिन लगाई उसका कुछ रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, बुखार नहीं चढ़ रहा है। तो इस तरीके से
ये टोटल 4 दिन का पैकेज था पूरा, 4 फिर वहाँ से वापस आने का, फिर थकने का, ये वो टोटल 4 दिन का पैकेज था। और ये 7 दिन, फिर उसके बाद 14 दिन, फिर उसके बाद 7 दिन, फिर उसके बाद 14 दिन, ऐसे गैप में इसको सीक्वेंशियली इंटरवल टोटल 12 बार करना था। तो ये जो प्रोसेस थी पूरा 6 महीने तक स्ट्रेच हुई। वो बात अलग है कि ये सब होने के बाद भी मेरे फादर नहीं रहे और उनका कैंसर को कंट्रोल नहीं किया जा सका। लेकिन बात पॉइंट पे आते हैं कि वो 6 महीने का पीरियड वाज अ वेरी टायरसम पीरियड, जिसमें मुझे एक सिटी से दूसरे सिटी 500 किलोमीटर, मुझे ऐसा था जैसे हम बेडरूम से बाथरूम की तरफ जा रहे हैं, फिर बाथरूम से वापस बेडरूम में आ गए। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो मेरे लाइफ का एक बहुत ही क्रिटिकल फेज चल रहा था। उसमें एक बहुत ही मैं हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और उसमें सिलेक्शन होने की जो, अगर आप नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो अप्लाई करते हैं जिनका सिलेक्शन होता है वो 0.01% से कम भी आएगा। तो ऐसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, और वो 6 महीने के बाद ही उसी ड्यूरेशन में मेरा एग्जाम था। अब या तो मैं अपने फादर का ट्रीटमेंट करा लेता या मैं अपनी पढ़ाई कर लेता, 2 ही चीज़ें पॉसिबल लग रही थी एक टाइम पे। तो शुरू में तो मैंने सोचा कि पढ़ाई तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अभी ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। तो जब मैं ट्रीटमेंट कराने फादर को ले जाता था तो कहीं ना कहीं उनको पता लग गया था कि फादर को कि अब ये सिचुएशन धीमे धीमे बिगड़ती जाएगी और कुछ होगा नहीं, और मैं अपने बेटे का फ्यूचर एक तरीके से बर्बाद कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि किताब लेके पढ़ाई किया करो। तो मैंने उनको एक बात बोली कि पापा इधर पढ़ना मुश्किल है, कहाँ से पढ़ेंगे, किताब लेके कहाँ पे आएंगे, कहाँ पे कॉपी लेके पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, बेटा ऐसा है कि जिसको पढ़ना होता है उसके सिर पे अगर ढोल नगाड़े भी बज रहे हो तो भी वो पढ़ लेता है, और जिसको नहीं पढ़ना उसको एसी एयर कंडीशन रूम में बैठा दो तो वो वहाँ पे भी नहीं पढ़ेगा। ये बात मेरे अंदर घुस गई। मैंने कहा ठीक है, अगर इन्होंने कहा है, एक इमोशनल टाइम था, एक वो उस तरीके का टाइम था, तो मैंने डिसाइड किया ठीक है पढ़ेंगे। अगली बार से मैं बुक्स साथ में ले जाना चालू कर दिया। हर पब्लिक प्लेस पे मैंने पढ़ने की कोशिश की, ट्रेन में बैठ के, रेलवे की वेटिंग हॉल में, बस में, कैब में, हॉस्पिटल के जो रूम होता है उनमें, उसके अलावा हॉस्पिटल के जो कैफेटेरियाज होते हैं उनमें, बाहर वाले कैफेटेरियाज में, उनमें, होटल के रूम में, अलग अलग मल्टीपल प्लेसेस पे पढ़ना शुरू किया। और ये इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था कि अब मैं ट्रेन में बैठ के पढ़ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ मेरे बगल में 2 आंटी बैठी हैं, वो अपने बच्चियों की बातें कर रहे हैं, कुछ भी एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और मेरा पता नहीं पढ़ते पढ़ते जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ध्यान उनकी बातों में चला जाता, और पता नहीं चलता था कि कैसे 5, 10, 15 मिनट मेरा ध्यान उनकी बातों में चला जाता था, और पता नहीं चलता था कैसे 5, 10, 15 मिनट उनकी बातों में मेरा टाइम निकल गया और मेरा स्टेशन आ गया, मेरा टाइम निकल गया, मैं पढ़ नहीं पाया। धीमे धीमे प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एग्जाम पास आने लगा था। कभी ट्रेन की आवाज़, कभी एक बहुत ज़्यादा वैसा माहौल था आसपास के पढ़ना नामुमकिन हो रहा था। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मेरे फादर ने, जिनकी तबीयत ख़राब है, जिनको ऐसा लगता था कि अगर मैं उनके रहते रहते अगर ये एग्ज़ाम जो भी मेरा टारगेट अचीव कर लेता हूँ तो उन्हें उस चीज़ की बहुत खुशी होगी। तो एक इमोशनली चार्ज था, मैं मोटिवेटेड था, लेकिन फिर भी कैपेसिटी होने के बावजूद भी, सारी चीज़ें होने के बावजूद मैं नहीं कर पा रहा था। मैंने इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च करनी शुरू की कि फोकस कैसे करना है, कैसे मतलब बहुत ही हाईली डिस्टर्बिंग डिस्ट्रैक्शन के एनवायरनमेंट में फोकस करना है। तो रिसर्च करने के बाद मुझे एक बुक के बारे में पता चला, उसका नाम है फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। इस किताब को लिखा है एक हंगरियन साइकोलॉजिस्ट सेक्चेनमिहाई ने। इस बुक को मैंने पढ़ा तो ये जो ऑडियो जो है, ये ऑडियो उस बुक का कंक्लूजन है। मैं उस बुक की लिंक इस शो के समरी नोट्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके एक बार देख सकते हैं। समरी नोट्स क्या है, ये rationalchiriya.com में जो एपिसोड आप जब वहाँ पे सुनोगे तो ये पूरे जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसकी समरी वहाँ पे लिखी होती है। वहाँ पे मैं रिसोर्सेज डाल देता हूँ, वहाँ से जाके इस बुक को देख सकते हैं। आप बुक को जाके पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसी बुक है जो मुझे लगता है कि कोई भी आदमी जिसको एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कोई भी काम करना चाहता है, या अपनी प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, अपने जॉब को एंजॉय करना चाहता है, अपने रिलेशनशिप्स को एंजॉय करना चाहता है, कुछ भी एंजॉय करना, तो उसके लिए किताब बहुत ज़रूरी है।
अब आप कहोगे भाई यार अगर किताब ही पढ़नी होती तो मैं आपको क्यों सुन रहा होता। सही बात है, ऐसा ही होगा। तो मैं आपको इस ऑडियो में और इसके अगले वाले पार्ट ऑडियो में उस किताब की समरी जो मैंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखी है और आप उसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने बताया कि ये चैलेंजेस आ रहे थे कि हाईली डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट में मैं पढ़ नहीं पा रहा था, मेरा फोकस ही नहीं बन रहा था, टाइम निकलता जा रहा था, प्रेशर बढ़ता जा रहा था और मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे थे, टेस्ट में मार्क्स कम रह रहे थे, कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ते जा रहे थे। एक बहुत ही डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट था और फिर मैंने ये किताब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। तो इस किताब की जो मेन लर्निंग है दोस्तों वो ये है कि इंसान के कोई भी काम कर रहा है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है चैलेंज और एक होती है स्किल। स्किल जो हमारे पास है, चैलेंज जो उस काम में रिक्वायर्ड है। स्किल कोई भी हम काम कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए कुछ एबिलिटीज होनी चाहिए। वो एबिलिटी फिजिकल एबिलिटी हो सकती है, शरीर से करने की एबिलिटी हो सकती है, वो मेंटल एबिलिटी हो सकती है, वो फाइनेंशियल एबिलिटी हो सकती है, वो एक रिलेशनशिप बनाने वाली कम्युनिकेशन बिहेवियर एक हो सकती है, कोई अलग अलग टाइप की एबिलिटीज हो सकती है। और वो जो काम है उस काम की रिक्वायरमेंट क्या है, उस काम को क्या जरूरी है। जैसे मान लो अगर कोई किसी को गाना गाना है तो उस काम की रिक्वायरमेंट है कि किसी का गले का जो वो होता है ब्रीदिंग पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो काम की रिक्वायरमेंट हो गई। कोई अगर पेंटिंग है तो पेंटिंग के काम की रिक्वायरमेंट है कि उस पर्सन का इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कोई रिसर्चर है तो उसकी है ना मैथमेटिकल स्किल्स, डाटा एनालिटिक स्किल्स, उसकी जो हाइपोथेसिस की जो स्किल्स होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। तो हर काम के है ना एक इंसान का तरफ का पहलू होता है, काम की तरफ का पहलू होता है, जो काम की चैलेंजेस की जो जरूरत होती है और एक इंसान की स्किल होती है। तो चैलेंज और स्किल दोनों मैच करते हैं तब वो फ्लो वाली स्टेज आती है। तब वो स्टेज आती है जब हमें टाइम का पता नहीं चलता कि हमारे आसपास नहीं होता। और तब वो वाली स्टेज आती है जो मेरे पापा ने मुझसे कही थी कि अगर सिर पर ढोल नगाड़े भी बज रहे हो, अगर आपको पढ़ना है तो अब भी पढ़ सकते हैं। मेरे पापा ने ये नहीं बताया कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो भी इंसान पढ़ता है तो किस तरीके से पढ़ता है, लेकिन उन्होंने एक एक्सपीरियंस कहीं देखा होगा, कहीं सुना होगा या खुद अपनी लाइफ में किया होगा, तो उन्होंने वो मुझे बताया। तो उस जब चैलेंज स्किल मैच करने लगते हैं तब हमारा जो फोकस होता है, फ्लो होता है, बढ़ने लगता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि चैलेंज और स्किल मैच ही नहीं करें, कोई तराजू तो है नहीं कि हम जाके तोल दें, एक तरफ रखें चैलेंज एक तरफ रखें स्किल और पता चल जाए कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, आप इस मामले में सही है। देखिए, जब चैलेंज और स्किल मैच नहीं करते हैं तो दो सिचुएशन बनती है। पहला, आपके सामने चैलेंज बढ़ा है, आपकी स्किल्स कम है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे सामने साथ ही एक एक्सरसाइज कीजिए। आप अपनी उंगली में अपनी एक उंगली लीजिए, उसको आपको बस थोड़ा थोड़ा सा उसको मूव करना है, लेफ्ट राइट मूव करना है। ये एक काम के लिए इसमें चैलेंज है कि आपको उंगली मूव करना है और आपके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा है। आप उंगली के आप तो पूरा हाथ मूव करते हो, बॉडी मूव करते हो, तो इसमें आपके पास स्किल बहुत ज़्यादा है, चैलेंज बहुत छोटा है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसको करते करते अगर मैं आपको बोलूँ आपको आधा घंटे करना है तो आपको बोर्डम आने लगेगी, बोरियत होने लगेगी, आपको लगेगा कि क्या फालतू का काम है। तो जब ऐसा होता है कि स्किल ज़्यादा होती है हमारे पास और चैलेंज जो हमारे सामने होता है वो छोटा होता है। जैसे बच्चों के, जब हमने एग्जाम्पल लिया, जब बच्चों का गेम खेलते हैं उसमें कोई कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हम इतने बड़े हो चुके हैं, हमारे पास इतने सारे एक्सपीरियंस को देख चुके हैं, तो उस काम को करने में बोरियत लगने लगती है। सेम इसका उल्टा हो कि कोई ऐसा काम हो जिसमें हमारे पास स्किल्स नहीं है, चैलेंज बहुत बड़ा है। जैसे या किसी पर्सन से कहा जाए कि आपको है ना 10 पुशअप्स करनी है और मान लो फॉर कंसिडरेशन ऑफ टाइम मुझसे 1 पुशअप भी नहीं होती, 2 पुशअप भी नहीं होती, मेरा बहुत, मान लो मैं बहुत ओवरवेट हूँ और जब मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरे मन में एक डर आएगा, एक एंजाइटी की फीलिंग आएगी और मैं कभी फोकस ही नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, दोनों केसेस में फोकस नहीं हो पा रहा है, चाहे आपकी स्किल ज़्यादा हो चैलेंज से या चैलेंज ज़्यादा हो स्किल से, दोनों केसेस में आपका फोकस नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके स्किल्स और चैलेंजेस मैच नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब चैलेंज और स्किल जब मैच कर जाते हैं तो एक जो
स्टेज आती है कि उसके बारे में मैं आपको सच में नहीं बता सकता। इतनी प्यारी स्टेज होती है, इतनी प्यारी स्टेज होती है, आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व किया होगा। हमारा ध्यान आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट से निकल के पूरा हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ मैं हूं और मेरा काम है। बोलते ना, एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, वो उसी तरीके की एक सिचुएशन बन जाती है कि दुनिया की सारी थॉट्स की चाबी खो जाती है और हम सिर्फ हम होते हैं, हमारा काम होता है। इतना हम उसमें इमर्स हो जाते हैं। और दोस्तों, जब ऐसे काम को करते हैं तो उस काम की जो क्वालिटी आती है वो क्वालिटी सुप्रीम होती है, उसको मैच कर पाना बहुत मुश्किल है। और ऐसा काम टाइम इफिशिएंट भी होता है। जब ऐसे काम में क्रिएटिविटी भी आती है, ऐसे काम में इनोवेशन भी आता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने ऑब्जर्व की अपने लाइफ में, जब कभी आप किसी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हो, जैसे आप हो और एक और आपका फ्रेंड है, समझ लो दोनों एक ही टाइप की जॉब कर रहे हो, समझ लो उस लड़के के पास जो स्किल्स और वो चैलेंज और मैच कर रहा है, वो एक फ्लो की स्टेज में है, वो एक फोकस वो बहुत इजीली बना लेता है। और आप किसी भी कारण की वजह से आपको बोरियत लग रही है, आपकी स्किल ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, फिर भी आपको लगता है इस जॉब में क्या काम करना है, या इसका रिवर्स हो कि जॉब ज़्यादा डिमांडिंग और आप उतना काम ही नहीं आता, तो आप कभी भी उस आदमी की जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट होगा, उसका जो डिलीवरी होगा, कभी उसको मैच नहीं कर पाएंगे, हमेशा उससे पीछे रहेंगे। आपने अपने जॉब में कभी भी ऑब्जर्व कर लीजिएगा, किसी भी टाइप की जॉब, मार्केटिंग में हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, मेडिकल साइंस में हो, इंजीनियर में हो, सोशल साइंस में हो, या आप स्टूडेंट हो, अगर आप अपने टॉपर को जाके देख लीजिए। टॉपर्स जो होते हैं उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी यही होती है कि वो फ्लो में बहुत जल्दी चले जाते हैं। जो भी आदमी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, सिर्फ एग्जाम्स की तैयारी क्यों, दुनिया में तो हर सेकंड पे कंपटीशन है यहाँ पे। अगर आपको समोसा खरीदने भी जाना है ना, तो आपको इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। हमारे कंट्री में बाय वर्च्यू ऑफ पॉपुलेशन इतने कंपटीशन है हर फील्ड में, तो फ्लो जिसके पास है उसके लिए कंपटीशन एक इजी केक की तरह हो जाता है, वो बहुत इजीली पास कर, क्योंकि उस लेवल की क्वालिटी को मैच कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और इसका एक फायदा ये होता है जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, कि जब आप फ्लो की स्टेज में काम करते हो, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से आपका ध्यान हट जाता है, तो आपके पास्ट में कुछ अगर बैड हैपनिंग्स रही होंगी, या आपके डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हैं, या आपका डिप्रेशन के फेज से जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप टेम्परली नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि ये दवाई काम करेगी कि नहीं करेगी, फादर ठीक होंगे कि नहीं होंगे, अगर उनको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, मेरी मदर का क्या होगा, मेरी सिस्टर का क्या होगा। ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते थे। लेकिन जब मैं वो स्टडी के फ्लो वाले फेज में जाता था, अपने करिकुलम के साथ बहता था, तो मैं इन सारी चीज़ों को भूल जाता था। एक अच्छा इसका एक साइड इफेक्ट ये मान लो कि आप अपने लाइफ के अनप्लीजेंट स्टेजेस को भूल जाते हैं, आप डिप्रेशन को भूल जाते हैं, आपके जो अदर डिस्ट्रैक्शन उनको भूल जाते हैं। तो इतने सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं आपके फ्लो वाली स्टेज में जाने के। दोस्तों, मैं कैसे इस कॉन्सेप्ट को, अपना जो इंसिडेंट था कि पब्लिक प्लेस पे पढ़ने के लिए मुझे जब फोकस की जरूरत थी, तो मैंने इस आइडियोलॉजी को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया, इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आप सारे रेशनल चिड़िया के एपिसोड rationalchidiya.com पे जाके सुन सकते हैं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू ऑल।